2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एमरजेंसी एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना एक धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। मोहाली में जीपीएस विर्क जी उनको इस एरिया के लोगों को लीड करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं जानना चाह रही हूँ विर्क साहब, आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये प्लान कैसे बना? देखिए जी, 2 अक्टूबर को जो हम हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर, पहले तो मैं किसी को लीड नहीं कर रहा हूँ। ये सभी जो शॉर्ट सर्विस कमीशनर्स और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर अपने में ही एक बहुत बड़े लीडर हैं। और ये जब ये अपना मिलिट्री ओहदा एज ए कैप्टन, एज ए स्क्वाड्रन लीडर्स और फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स जब अपने करते हैं तो इन्होंने ट्रुप्स को लीड किया हुआ है। मैं तो सिर्फ एक इनके साथ इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ और एक सोच हम लोग की है कि जो इनकी जो इनकी मिलिट्री की 1 रैंक है, इसकी बराबरी, इसकी इक्वालिटी, इसकी ऑनर के लिए हम लोग जो पिछले 6 साल से कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि भाई इनको भी 1 रैंक 1 पेंशन और 1 प्रिविलेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिला अभी तक। और 2 अक्टूबर को एक कॉल है कि सब लोग वहाँ पर जंतर मंतर में इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि चाहते थे, हम नहीं चाहते हैं कि इसी तरीके से कोई ऐसी कोई प्रोटेस्ट करें, ऐसी धारणा करें जिससे कोई किसी को ठेस पहुँचे, जिससे किसी की मोटिवेशन को लेवल्स को डाउन हो। लेकिन अपने हक, अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, मेरी मिलिट्री रैंक की इज़्ज़त के लिए, उसके लिए हम बार बार इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं कि ये 1 रैंक को भी 1 प्रिविलेज मिलना चाहिए। और 2 अक्टूबर को हम इकट्ठे होंगे और इसकी हमें इजाज़त भी मिल गई है। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आपने इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को या पीएम ऑफिस वगैरह को भी लेटर्स लिखे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, ये जो पिछले 6 साल से हमने हर एक को ये लेटर्स लिखे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट्स हों, चाहे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी ये लिखा है कि ये 1 रैंक जो शॉर्ट सर्विस कमीशन और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स का है, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, क्योंकि इसके ऊपर ये इनका जो ऑनर है, इनकी इक्वालिटी है, इसके ऊपर ठेस पहुंच रही है। लेकिन कोई एक गोल मोल से कहीं कहीं जवाब कभी आ जाता है, लेकिन नोबडी इज़ क्लियर अबाउट कि व्हाट दे आर डूइंग। 1 प्रिविलेज से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मतलब आपका क्या पड़ता है, क्या डिमांड्स हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स की जो आज कर रहे हैं? संतोष जी, एक्चुअल में मैंने भी ये 1 रैंक और 1 प्रिविलेज की जो हम ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन बात कर रहा है, ये हमें भी उस समय पता लगा जब मोदी जी ने रेवाड़ी की एक रैली के अंदर बोला था कि मैं अपने जवानों को OROP दूंगा। तो हमें भी पहली बार पता लगा कि ये OROP चीज़ क्या है। तो जब वो OROP 1 रैंक 1 पेंशन की बातचीत शुरू हुई, क्योंकि मैं तो 1999 में रिटायर हुआ था और ये 2014, 2015, 2016 में OROP सबको मिलना शुरू हो गया। तो उस समय मैंने अपने जो ऑफिसर्स थे, जैसे जनरल सतबीर हैं, उनसे भी पूछा। मैंने कहा, सर, अगर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की एक 1 रैंक है तो इनको भी बराबरी की प्रिविलेज मिलनी चाहिए। और इस प्रिविलेज के अंदर उनकी जो OROP टेबल बने हुए हैं और OROP टेबल्स के अंदर जो प्रो राटा के हिसाब से इनको भी उतनी पेंशन मिल सकती है। जैसे ये 5 साल सर्विस की है तो 5 साल की दे दीजिए, 10 साल की है तो 10 साल की दे दीजिए। और साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अभी जैसे ECHS है या अदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग को तो, मैं रेगुलर ऑफिसर हूँ तो मुझे तो कैशलेस मिल रही है, लेकिन इनको जो है विदाउट हर चीज़ जो है इनको पेमेंट करके रिम्बर्समेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक इस मिलिट्री रैंक को उस इनइक्वालिटी में डाला जा रहा है, जिससे कि इनके जो ऑनर है उसके ऊपर महसूस होता है कि इनके ऊपर काफ़ी वो ठेस पहुंचती है। और मेरी क्योंकि भी वो मिलिट्री रैंक रह चुकी है, तो मैं भी अपनी मिलिट्री रैंक की इज़्ज़त के लिए इनके साथ हूँ और सपोर्ट कर रहा हूँ। काफ़ी समय से आप भी बता रहे हैं कि इस संघर्ष में लगे हुए हैं, तो अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? संतोष जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज तक अपने 6 साल की ये काम करने के बाद मैं अपने आप को इस समय बहुत सक्सेसफुल महसूस कर रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये पहली बार इस चीज़ की आवाज़ उठी है कि हाँ भाई, जो मिलिट्री रैंक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री रैंक जो है, आर्टिकल 18 के अंदर इनका जो मिलिट्री टाइटल है, इसकी एक भावना जागी है कि यस, वेयर इज़ दैट इक्वालिटी। पिछले 55 साल से जब हमने ये बात नहीं की है, लेकिन अभी ये वन रैंक के ऊपर एक मुद्दा बन गया है। और ये भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है कि मैं ही अकेला आदमी हूँ, उससे पहले भी कुछ ऑफिसर्स ने अपने, जब वो फ़ौज के अंदर एंटर किए थे 64 67 के अंदर, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन। मतलब वो जब भर्ती हुआ है, क्योंकि वो जो वो वन रैंक एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जाता है, उसके लिए प्रोफेशनली ये नहीं है कि कोई रुकावट है कहीं पर, वो अपने 5 साल के बाद हो सकता है कि वो ऑप्ट कर जाए परमानेंट रेगुलर कमीशन के लिए। अब मैंने अगर 5 साल के बाद अगले पीआरसी के लिए ऑप्ट कर लिया तो 20 साल तक रहा, 20 साल के बाद मुझे भी पेंशन मिलनी शुरू हो गई। लेकिन इस 20 साल के अंदर 5 साल तो मेरे शॉर्ट सर्विस के थे। तो इसी प्रकार से अगर मेरा कोर्समेट है, अगर 5 साल के बाद अगर उसने सर्विस की है, तो उसका हक भी उसको उसी तरीके से मिल जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रही हूँ कि एज ए डिसिप्लिन्ड आर्मी फोर्स होने के नाते, आर यू एलिजिबल टू शो योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सिंसियरली टेलिंग यू, इट इज़ नॉट ए प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिंपल स्टेट कम्युनिकेशन है ऑफ वेटरन्स का कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18 में देख लीजिए, उसमें लिखा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप अपने आप को राजा, महाराजा, रानी, जो हम पहले 1947 से पहले कहते थे, वो बंद कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल एंड एजुकेशनल कोई टाइटल्स हैं। तो मेरे कप्तान साहब, कैप्टन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कैप्टन है, चाहे मेजर, आज तो तारीख में बच्चियां भी, इवन लेडीज़ आर आल्सो गेटिंग दिस प्रिविलेज ऑफ मिलिट्री टाइटल। तो ये मिलिट्री टाइटल का बराबरी का एक हक बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही इनको एक उस दर्जे के ऊपर, हाई दर्जे के ऊपर लेके जा रहा है, तो प्रिविलेजेस के मामले में हम उनको अंडर प्रिविलेज कैसे रख सकते हैं? उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अभी मेरा हक की बात की आपने कि क्या मुझे हक है ये, तो मैं ये हक सिर्फ एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, अ रिस्पॉन्सिबल वेटरन, ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। क्योंकि आखिरी में हमें देश के लिए चाहिए क्या? आर्म फोर्सेस के लिए हमें यंग ऑफिसर्स चाहिए, यंग टैलेंट चाहिए। हमने आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, और उस बढ़ाने के लिए हमें जब टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स को इंसेंटिवाइज कर देंगे, तो बेस्ट ऑफ द टैलेंट जो है आर्म फोर्सेस में आएगा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए काम करेगा, और फिर देश सेवा के लिए अलग से लग जाएगा। तो ये जो हमारा प्रपोजल है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रपोजल है। ये प्रपोजल जो है, ये इट विल हेल्प द नेशन एज ए होल टू हैव ए ट्रेन्ड एंड ए डिसिप्लिन्ड फोर्स अगेन फॉर द नेशन ओनली। दैट्स द पॉइंट। GS रैना जी हैं। रैना जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम जो वहाँ पर पहुँचना की ज़रूरत पड़ रही है, पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप क्या फील करते हैं? मुझे लगता है कि हम दिल्ली से बहुत दूर बैठे हैं, हमारी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना संसददानों के नज़दीक पहुँचा जाए और जंतर मंतर में जाके अपनी आवाज़ उठाई जाए और गवर्नमेंट को बताया जाए कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के साथ, ECOs के साथ पिछले 55 साल से क्या बेइंसाफ़ी की जा रही है। अच्छा, विर्क साहब की मैं बात देखना चाह रही थी कि विर्क साहब को तो पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, वाई इज़ ही डूइंग सो मच इन दिस प्रोटेस्ट? मुझे लगता है विर्क साहब सिर्फ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की नहीं सोच रहे, वो देश के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है रैंक का, वो आज तक किसी ने उठाया नहीं। उस रैंक के मुद्दे से, अब जैसे मैं 10 साल फ़ौज में रहा, 14 मार्च 1981 को मुझे कमीशन मिला। उस 10 साल में मैं मिज़ोरम, श्रीलंका, द्रास, सारे जितने भी हार्ड जगह हैं वो सब देख के आया हूँ। उसके बाद भी मुझे
फ़ौज से कुछ नहीं मिला और बाद में नौकरी भी मुझे खुद ढूंढनी पड़ी, गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो इसी तरीके से यूथ जैसे हमको देखता है, शॉर्ट सर्विस अफसर को देखता है, तो वो सोचता है कि फ़ौज में मैं क्यों जाऊं। अभी आजकल नौकरियां इतनी हो गई हैं, आईटी सेक्टर इतना है, वहाँ पे पगार इतनी मिलती है, इतना आराम है, इतनी हार्डनेस नहीं है, तो उसको सॉफ्ट नौकरी चाहिए जो कि ऑफिस वाली नौकरी हो, तो वो ज्वाइन नहीं करता। लेकिन हमें यूथ को इंसेंटिवाइज करना है कि वो फ़ौज ज्वाइन करे, जिससे कि आगे जो है हमारे देश की रक्षा वही लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।